नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस कक्षा का विषय बड़ा ही प्रासंगिक है। पिछले दिनों में माननीय राष्ट्रपति महोदय की जो उनके गृह जनपद की यात्रा रही, उस संदर्भ में उनका भाषण जो है वो बड़ा विवादित रहा और इस तरह से भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है और उनको मिलने वाली जो परिलब्धियां हैं वह वर्तमान में चर्चा का विषय रही। तो आज की कक्षा का विषय जो है वो भारतीय संविधान के क्रम में हमारा यही है। हम भारत के राष्ट्रपति के संबंध में अन्य विषयों पर बातचीत करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि भारत के राष्ट्रपति के वेतन के संदर्भ में क्या तथ्य हैं और वर्तमान में यह जो यात्रा के परिणाम स्वरूप जो विवाद उत्पन्न हुआ है, निश्चित रूप से वह आपकी परीक्षाओं के प्रश्नों में शामिल हो सकता है। इसी कारण से आज हमने इस विषय को चुना है आपके लिए। तो आज का हमारा जो विषय है वो निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। आइए हम लोग सबसे पहले यह तो जान लें कि भाई यह विवाद क्यों उत्पन्न हुआ है। भारत के राष्ट्रपति के वेतन को लेकर के जो विवाद हुआ, वह विवाद उस यात्रा के दौरान झीझक नामक रेलवे स्टेशन पर जब माननीय राष्ट्रपति महोदय भाषण दे रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने वेतन का उल्लेख किया, जिक्र किया और वहीं पर यह विवाद उत्पन्न हुआ और उनका एक वीडियो पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल रहा। फिलहाल मैं उस विवाद के विषय में नहीं जाना चाहूंगा। हाँ, वहां से जुड़े हुए करंट के इश्यूज आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे यदि देखा जाए तो वर्तमान राष्ट्रपति महोदय ने दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से उन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया और यह यात्रा जो है हम देखें तो जाकर के संपूर्ण होती है कानपुर सेंट्रल जो स्टेशन है वहां पर पूर्ण हुई। इस यात्रा में देखा जाए तो दो जगहों पर माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने परिजनों से मिलने के लिए, अपने संबंधियों, अपने सुखीजनों से मिलने के लिए उन्होंने दो स्थानों पर इस यात्रा को विराम भी दिया था। पहला जो विराम था वो झीझक नामक स्टेशन पर था और दूसरा जो दूसरा जो स्थान था वो रूरा नामक स्थान है। इन दोनों स्थानों पर, दो स्टेशनों पर ट्रेन उनकी द रॉयल प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस रुकी थी और ये दोनों जो स्थान हैं वह कानपुर देहात जिले में पड़ते हैं। यह तथ्य ध्यान रखिएगा आप लोग। और माननीय राष्ट्रपति महोदय कानपुर जब स्टेशन पर पहुंचे सेंट्रल, तो वहां पर उत्तर प्रदेश राज्य की माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां उपस्थित थे। उन्होंने उनका स्वागत किया और कानपुर से वो बाई रोड अपने गांव परौंख पहुंचे और इस प्रकार से यह पूरी यात्रा उनकी 5 दिनों की थी। अगले दिन वो परौंख से निकल करके लखनऊ गए और फिर लखनऊ से बाई एयर उन्होंने पुनः दिल्ली की यात्रा की। तो ये पूरा उनका कार्यक्रम था जो विवादों में रहा। आप ध्यान रखिएगा, यह जो उनके गांव का नाम परौंख है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। आगामी परीक्षाओं में यह पूछा जा सकता है। माननीय राष्ट्रपति महोदय के गृह जनपद का नाम क्या है वह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस विषय पर आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य विषयों पर जो वेतन के संदर्भ में हैं उस पर बातचीत करते हैं। फिलहाल इससे पहले एक तथ्य यह भी स्पष्ट कर दें कि माननीय राष्ट्रपति महोदय वर्तमान में तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ट्रेन की यात्रा की है। इससे पहले यदि देखा जाए तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखें तो वह पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ट्रेन की यात्रा की थी और उन्होंने दिल्ली से अपने गृह राज्य बिहार में उन्होंने जीरादेई नाम का एक स्थान था जो उनका गांव था, यहां पर वो गए थे बाई ट्रेन और इस तरह से वो प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ट्रेन की यात्रा की थी। और कई वर्षों के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब दूसरे राष्ट्रपति हैं
जिन्होंने ट्रेन की यात्रा की थी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक जितने भी राष्ट्रपति हुए, उनमें से किसी भी राष्ट्रपति ने भारत के इस सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट यानी आप रेल सिस्टम जिसकी बात करते हैं उस पर उन्होंने यात्राएं नहीं की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2 बार ट्रेन की यात्रा की। पहली यात्रा 2003 में की थी, वो उन्होंने दिल्ली से यात्रा को प्रारंभ किया और चंडीगढ़ वो गए थे बाय ट्रेन। और दूसरी यात्रा उन्होंने 2006 में की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का पासिंग परेड था और वहाँ पर उन्होंने दिल्ली से यात्रा को प्रारंभ किया और वे शिमला गए थे IMA में। और इस तरह से हम देखें तो वर्तमान राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने पुनः इतिहास को बनाते हुए तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं, तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ट्रेन की यात्रा की है। तो इन तथ्यों का भी ध्यान आप लोग अपनी परीक्षा के लिए रखिएगा, इससे जुड़े हुए सवाल भी परीक्षा में आ सकते हैं। आइए मूल विषय पर वापस होते हैं। राष्ट्रपति के वेतन की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि संवैधानिक प्राविधान क्या कहते हैं, संविधान इस विषय में क्या कहता है। संविधान को देखा जाए तो इस संदर्भ में 4 बिंदु महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला बिंदु अनुच्छेद 59(3) है और दूसरा बिंदु अनुच्छेद 59(4) है। तीसरा बिंदु अनुच्छेद 112 है। तीन है और चौथा बिंदु संविधान की अनुसूची 2 है। ये 4 वो बिंदु हैं जो भारत के राष्ट्रपति के वेतन या उसको मिलने वाली परिलब्धियों के संदर्भ में बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान में अथवा इसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में वेतन अर्थात सैलरी शब्दावली का उल्लेख यहां कहीं पर भी नहीं किया गया है। इसके लिए एक शब्द है जिसे हम इमोलमेंट्स यानी कि परिलब्धियां या उपलब्धियां कह सकते हैं, जिसकी अंग्रेजी टर्म है इमोलमेंट्स। और अनुच्छेद 59(3) क्या कहता है? तो अनुच्छेद 59(3) ये कहता है, इसको यदि हम बिंदुवार बात करें तो सबसे पहली बात जो वह कह रहा है वो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को जो है वह एक फ्री आवास उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी बात अनुच्छेद 53(3) यह कहता है कि भारतीय जो संसद है वह यह निश्चित करेगी कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां भत्ते और इस संबंध में विशेषाधिकार क्या हैं। और तीसरी बात यह कही गई है इस अनुच्छेद में कि जब तक संसद यह तय नहीं कर रही है कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां वेतन और विशेषाधिकार क्या है, तब तक अनुसूची 2 में जो परिलब्धियां भत्ते और विशेषाधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में वो उसे मिलेंगे, वो उसे दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 59(3) क्या कह रहा है? अनुच्छेद 59(3) ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना रेंट के आवास दिया जाएगा। राष्ट्रपति को संसद जैसा विधि बनाती है उसके अनुरूप उसको परिलब्धियां भत्ते विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। और जब तक संसद विधि का निर्माण नहीं कर रही है तब तक अनुसूची 2 में वर्णित की गई परिलब्धियां भत्ते और विशेषाधिकार उसे प्राप्त होते रहेंगे। स्पष्ट है सभी को? अब देखिए यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर कहीं भी वेतन अर्थात सैलरी शब्दावली का उपयोग नहीं किया गया है। यहां परिलब्धियां यानी कि एमोलमेंट्स शब्दावली का उपयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 59(4) क्या कहता है?
अनुच्छेद 59(4) सिर्फ एक लाइन की बड़ी स्पष्ट सी बात कहता है। वो कहता है कि किसी भी अवस्था में राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसका वेतन उसकी परिलब्धियां नहीं घटाई जा सकती। यानी कि अनुच्छेद 59(4) यह कह रहा है कि राष्ट्रपति कार्य कर रहा है उस अवस्था में, उस दौरान उसकी परिलब्धियों में, उसके भत्तों में, उसके विशेषाधिकारों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। लेकिन आपको यह तथ्य स्पष्ट कर दें, जब भारत में अनुच्छेद 360 प्रभावी होगा, अभी तक कभी भी पूरे देश में अनुच्छेद 360 प्रभावी नहीं हुआ है, लेकिन यदि अनुच्छेद 360 के तहत यदि कभी वित्तीय आपातकाल कहीं लागू होता है तो उस अवस्था में भारत में किसी की भी जो परिलब्धियां, वेतन या भत्ते या जो भी चीजें हैं वो घटाई जा सकती हैं। तो वो इसको अलग करता है। लेकिन अनुच्छेद 59(4) यह कहता है कि उस विशेष परिस्थिति को छोड़ दिया जाए तो किसी भी अवस्था में राष्ट्रपति की परिलब्धियां घटाई नहीं जा सकती। स्पष्ट होगा सभी लोगों को। अनुच्छेद 112(3) क्या कहता है? तो अनुच्छेद 112(3) ये व्याख्या करता है कि भारत के राष्ट्रपति को जो उसकी परिलब्धियां, भत्ते या विशेषाधिकार दिए जाएंगे वह धन कहां से आएगा। तो अनुच्छेद 112(3) भारत की संचित निधि की बात करता है और वो कहता है कि भारत की संचित निधि पर राष्ट्रपति की परिलब्धियां भारित होंगी। अर्थात आपसे पूछा जाएगा, क्या सवाल पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की परिलब्धियों के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद बात करता है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 59(3) बात करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियां, अर्थात एक सामान्य शब्दों में बात करें तो उसका वेतन कहां से दिया जाता है, तो आपका उत्तर होगा भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और भारत की संचित निधि जो है वो क्या है? तो आसान शब्दों में यदि आप समझना चाहते हैं तो तथ्य यह है कि भारत में टैक्स पेयर्स के द्वारा दिए गए टैक्स का जो पैसा होता है, जो धन होता है, वही भारत की संचित निधि है। और भारत की संचित निधि से किसी भी प्रकार का धन बिना संसद की अनुमति से नहीं निकाला जा सकता है फिलहाल। तो ये तथ्य है यहां पर। अनुसूची 2 आगे क्या कहती है? अनुसूची 2 ये कहती है, एक लाइन की बात है, अनुसूची 2 में जो भाग क है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतनों के संदर्भ में है। और यहां वो राष्ट्रपति के संदर्भ में 10,000 रुपया प्रति माह वेतन, अन्य भत्ते, आवास आदि की व्यवस्था करता है अनुसूची 2 के भाग क में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसा कि यहां मैंने आपको बताया कि अनुसूची 2 जो है वो राष्ट्रपति के संदर्भ में तभी प्रभावी होगी जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाया। तो संसद ने कानून बनाया, कब बनाया? संसद ने 1951 में कानून बनाया, जिसे हम राष्ट्रपति परिलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम 1951 कहते हैं। राष्ट्रपति उपलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम 1951, प्रेसिडेंट्स एमोलमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951। तो 1951 में संसद ने इस कानून के द्वारा राष्ट्रपति के वेतन को तय किया। और इस समय जो राष्ट्रपति का वेतन तय किया गया था वो 10,000 रुपया था और इसके अलावा उसे 15,000 रुपया अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था। क्या दिया जाता था? अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था। देखिए, सामान्यतः वेतन शब्दावली का प्रयोग मैं भी कर रहा हूं, लोग करते भी हैं, लेकिन अभी जैसा मैंने पीछे आपको बताया कि कहीं पर भी वेतन शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है।
फिलहाल आपसे प्रश्न में वेतन शब्दावली का प्रयोग करते हुए पूछा जाता भी है और पूछा जाएगा भी, तो इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन या मान लीजिए यदि आपसे यह पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति के वेतन के संदर्भ में किस शब्दावली का उपयोग किया गया है, तो उस अवस्था में आप परिलब्धियां या उपलब्धियां या इमोलमेंट्स शब्द का उपयोग करेंगे। फिलहाल 1951 में राष्ट्रपति का वेतन 10,000 रुपया प्रति माह निर्धारित किया गया। आगे चलकर के विभिन्न वेतन आयोग की संस्तुतियां आने लगी और इस तरह से संशोधन होने लगे, तो 1985 में जाकर के राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 15,000 रुपया निर्धारित किया जाता है। इस संदर्भ में आगे बात करें तो अगला जो संशोधन हो रहा है वो 1989 में हो रहा है, और 1989 में जो संशोधन हुआ उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 20,000 रुपया तय कर दिया गया कि राष्ट्रपति जो है वो 20,000 रुपया वेतन को प्राप्त करेगा। अगला जो संशोधन हुआ वो 1998 में हुआ, और 1998 में जो संशोधन हो रहा है उसने राष्ट्रपति के वेतन को 50,000 निर्धारित किया। कितना निर्धारित किया? 50,000 निर्धारित किया। और इसके बाद जो अगला संशोधन हुआ वह सन 2008 में हुआ, और 2008 के संशोधन ने राष्ट्रपति के वेतन को 1,50,000 रुपया निर्धारित किया। और जो अगला संशोधन हुआ वो सन 2017 में हुआ, और 2017 के संशोधन ने राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया मासिक निर्धारित किया। ध्यान रखिएगा अब तक इसमें कुल कितने संशोधन हो चुके हैं। 1951 में यह अधिनियम बना, 85 में, 89 में, 98 में, 2008 में और 2017 में ये संशोधन हो चुके हैं, यानी कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 और 5 बार संशोधन हो चुके हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का वेतन कहां से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन को किस आधार पर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति परिलब्धियां वेतन एवं पेंशन अधिनियम 1951 के आधार पर दिया जाता है, जिसमें 2017 में संशोधन हुआ है। और वर्तमान संशोधन के अनुसार 7वें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार हमारे राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक परिलब्धियां या आम शब्दों में कहें तो वेतन प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हम देखें तो अन्य बातें भी राष्ट्रपति परिलब्धियां वेतन एवं पेंशन अधिनियम में कही गई हैं। वो तथ्य क्या हैं, तो उन पर भी बातचीत करते हैं। देखिए, इसके साथ साथ अन्य बहुत सारी सुविधाएं भारत के राष्ट्रपति को दी जाती हैं। तो वहां अधिनियम में यह बात की गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसे एक आवास उपलब्ध कराया जाएगा जो फुल्ली मेंटेन होगा। इसके अलावा दूसरी बात कही गई है कि राष्ट्रपति को एक निजी सचिव दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त तीसरी बात कही गई है कि एक अतिरिक्त निजी सचिव दिया जाएगा। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को एक निजी सहायक दिया जाएगा। इसके साथ साथ देखें तो यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को 2 चपरासी भी दिए जाएंगे जो उनके निजी कार्यों के लिए होंगे। तीसरी बात, राष्ट्रपति की जो पत्नी हैं अथवा उनके जो पति हैं, दोनों की बात की गई है। राष्ट्रपति की पत्नी अथवा जो पति हैं उनको 30,000 रुपया मासिक दिया जाएगा, और यह मासिक उन्हें एक सह सचिव सेक्रेटरियल असिस्टेंट के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ साथ यह कहा गया है कि 2 टेलीफोन के कनेक्शन उनके पास होंगे, जिसमें एक कनेक्शन ब्रॉडबैंड का होगा। अगली बात कही गई है कि उन्हें एक मोबाइल फोन भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्हें फ्री चिकित्सा की सुविधा भी दी जाएगी। उन्हें फ्री ट्रैवल के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ ये कहा गया कि जो ऑफिस का खर्चा है उसके वहन के लिए 1 लाख रुपया उन्हें मासिक दिया जाएगा। 2008 में यह धन 60,000 था, वर्तमान में इसे बढ़ा करके 1 लाख रुपया कर दिया गया। तो ये कुछ प्राविधान हैं, कुछ बिंदु हैं जो राष्ट्रपति परिलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम संशोधन 2017 में कही गई हैं। और इसके साथ साथ हम देखें तो इसके अतिरिक्त भी भारत के राष्ट्रपति को अन्य भी बहुत सारे
सुविधाएं और भत्ते और बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे धन उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रपति को देखा जाए तो पूरे राष्ट्रपति भवन में कार्य करने के लिए लगभग 200 स्टाफ कार्य करता है। ढेर सारे माली, भोजन बनाने वाले लोग, नाई, बढ़ई, लोहार, विविध तरह के जो कार्यों को संपादित करने वाले लोग हैं, उनकी नियुक्तियां वहां की गई हैं। उन्हें वेतन और उन्हें भी भत्ते, पेंशन आदि उन्हें भी वहां पर प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसको निजी सुरक्षा भी दी जाती है, जो विशेष तौर पर भारतीय सेना से प्रशिक्षित होकर के जवान वहां होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंशियल गार्ड कहा जाता है। और एक जो टीम उनके साथ होती है उसमें लगभग 86 मेंबर होते हैं। इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाता है, और इस वाहन के यदि वाहन नहीं दिया जा रहा है तो उन्हें उसका अनाउंसमेंट दिया जाता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो जब भारत के राष्ट्रपति की कहीं यात्रा प्रारंभ होती है बाई रोड, तो उस काफिले में भारत सरकार की तरफ से कुल 25 गाड़ियां उनके पास होती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति के वेतन के संदर्भ में जो राष्ट्रपति परिलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम है वो ये विभिन्न प्राविधान करता है। इसके साथ साथ यह अधिनियम यह भी कहता है कि भारत के राष्ट्रपति जब रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें क्या दिया जाएगा। तो यह अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग ये बार बार दावा कर रहे थे, बहुत सारे न्यूज चैनल भी ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद 1.5 लाख रुपया पेंशन मिलता है, लेकिन यह तथ्य बिल्कुल गलत है। यह अधिनियम स्पष्टतः कहता है कि उसकी जो परिलब्धियां हैं उसका 50%, यानी अपनी परिलब्धियों का 50% वह पेंशन को प्राप्त करता है। तो ध्यान रखेंगे, वह अपनी परिलब्धियों का 50% पेंशन पाता है और उसकी परिलब्धियां वर्तमान में 5 लाख रुपया मासिक है। तो 50% जो इसका होगा वो निश्चित रूप से 2,50,000 रुपया होगा। तो इतना वह पेंशन पाता है। इसके अतिरिक्त भी वो बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करता है रिटायरमेंट के बाद। जैसे रिटायरमेंट के बाद भी उसे फ्री में आवास दिया जाता है। इसके साथ साथ उसे एक निजी सचिव दिए जाते हैं, एक चपरासी भी, एक प्यून भी उन्हें मिलता है, एक टेलीफोन का कनेक्शन भी उन्हें दिया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें एक गाड़ी, एक मोटर व्हीकल भी दी जाती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो उन्हें फ्री में चिकित्सा की सुविधा, इसके अलावा उन्हें फ्री में कहीं पर भी ट्रैवल करने की पूरी छूट उन्हें दी जाती है। तो ये राष्ट्रपति जब रिटायर हो जाते हैं, अपने पद को छोड़ देते हैं और दूसरा व्यक्ति उस पद को ज्वाइन कर लेता है, तो वह रिटायर्ड जो राष्ट्रपति महोदय हैं उन्हें ये सुविधाएं भारत की सरकार उपलब्ध कराती है। तो भारत के राष्ट्रपति को देखा जाए तो वे एक भव्य आवास में रहते हैं। भव्य आवास की बात की जाए तो जिसे आजादी के पहले वायसराय भवन कहा जाता था, वह वायसराय भवन यदि देखा जाए तो 1929 में जाकर के यह बनकर के तैयार हुआ था, और उसमें भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसमें कदम रखा था। लगभग उस बिल्डिंग को यदि देखें तो 5 एकड़ में फैली हुई है वो बिल्डिंग, 4 मंजिला है, और उस बिल्डिंग के चारों तरफ के यदि पूरी एरिया को देखा जाए तो लगभग 330 एकड़ में फैला हुआ रायसीना हिल्स के ऊपर बना हुआ वो एक भवन है। तो 5 एकड़ में तो केवल भवन है, बाकी पूरा जो एरिया है वो 330 एकड़ का है, जिसमें अन्य कई प्रकार के आप बाग, बेसिकली देखा जाए तो लगभग 250 एकड़ में तो केवल वहाँ बाग है, जिसको रॉयल मुगल गार्डन कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में भी सवाल आता है कि मुगल गार्डन कहाँ पर है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन पर है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति को अन्य भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये तो भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियां और उनसे जुड़े हुए पेंशन के मामले रहे। लेकिन यदि इसके साथ साथ हम देखें तो भारत के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में टैक्स का भी उल्लेख किया। अब टैक्स के संदर्भ में मैं बात करूं तो भारत के राष्ट्रपति की वेतन पर टैक्स क्या लगता है, यह विवाद का विषय रहा। तो सबसे पहली बात तो भारत के संविधान में अथवा इस अधिनियम में कहीं पर भी भारत के राष्ट्रपति के ऊपर उसकी परिलब्धियों पर लगने वाले टैक्स का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
तो अब आपके मन में, आपके जहन में यह सवाल हो सकता है कि भाई उससे संबंधित टैक्स का उल्लेख कहां पर भी है। तो यह टैक्स का उल्लेख भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10(14) करती है। और भारतीय आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट का जो आर्टिकल 10(14) है वो ये कहता है, वो ये बात करता है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनको जो परिलब्धियां मिलती हैं वह निश्चित रूप से उस पर आयकर भारित नहीं होता है। यानी यदि मान लीजिए, यदि आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि क्या भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है, उसकी जो परिलब्धियां हैं, क्या उस पर आयकर लगता है, तो आप बताएंगे नहीं, उस पर इनकम टैक्स भारित नहीं होता। यह व्याख्या कौन करता है? तो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10(14) इस बात की व्याख्या करती है। और यह सिर्फ राष्ट्रपति की ही बात नहीं करती है, ये अन्य भी ऐसे लोग जो जनप्रतिनिधि हैं या ऐसे लोग जो कर्मचारी नहीं हैं बल्कि कर्मचारी के स्थान पर सेवा करने के उद्देश्य से या सेवा के लिए वहां पर आए हुए हैं, ऐसे लोगों की यह बात करता है। और देखा जाए तो इसी कारण से आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट में जब वाद दायर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय यह भी दिया कि इसके अंतर्गत कहीं न कहीं हमारे सांसद और विधायक महोदय भी लोग आते हैं, तो वर्तमान में उनको भी जो परिलब्धियां प्राप्त होती हैं उस पर भी इनकम टैक्स नहीं दिया जाता है, वो लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति की जो परिलब्धियां हैं उस पर इनकम टैक्स, हमारा आयकर जो है वो भारित नहीं होता है। स्पष्ट है सभी लोगों को? अब इसके साथ साथ आगे बात करें कि क्या भारत में केवल आयकर ही लगता है, क्या यही एक प्रकार का टैक्स लगता है? तो भारत में आप सभी लोगों को पता है कि विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते हैं, जिसमें से एक बड़ा टैक्स अभी मुद्दे में रहा है और मुद्दे में है भी, जिसको जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टैक्स भारत में लगते हैं। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर सभी प्रकार के वो टैक्स अप्लाई होते हैं, केवल यह आयकर को छोड़ करके। दूसरी बात, भारत का राष्ट्रपति यदि इस परिलब्धि के अलावा उसके पास अपनी निजी इनकम है, जैसे मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति के नाम से कोई फैक्ट्री है, भाई राष्ट्रपति जब वो नहीं थे तो उससे पहले उनका जीवन तो था ना, कहीं से उनके इनकम के सोर्सेज तो रहे ही होंगे और आज भी होंगे वो निश्चित रूप से। तो जो सोर्सेज हैं उनके, जो इस परिलब्धियों के अलावा हैं, उन पर तो वह आयकर अवश्य देगा। मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति अपने किसी दूसरे स्रोत से वह पर महीने मान लीजिए वो 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो उस 10 लाख रुपया पर उन्हें आयकर देना होगा। यानी स्पष्टतः केवल परिलब्धि पर वो आयकर नहीं देंगे। यदि उनकी आय किसी अन्य साधन से है, उनके निजी साधन से है, तो उस पर वो आयकर देते हैं। इसके अलावा एक आम नागरिक जिस प्रकार से सभी प्रकार के करों को देता है, तो भारत के राष्ट्रपति भी सभी प्रकार के करों को निश्चित रूप से देंगे। यानी भारत के राष्ट्रपति भी यदि किसी मॉल में जाकर के कपड़ा खरीद रहे हैं, वस्त्र खरीद रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खा रहे हैं, तो वहां पर उन्हें लगने वाले करों को देना होगा। निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रपति भी यदि अपनी निजी गाड़ी में जाकर पेट्रोल भरवाएंगे तो उस पेट्रोल पर जो कर लगता है वह उन्हें देना होगा। तो केवल और केवल राष्ट्रपति की परिलब्धियों पर आयकर नहीं लगता है, और इसकी व्याख्या आयकर अधिनियम की धारा 10(14) करता है।